हजारों वर्षों से बहुजन समाज के पैरों में एक बेड़ी बंधी हुई थी। इस बेड़ी को तोड़ने वाली और समस्त महिलाओं के लिए शिक्षण का द्वार खोलने वाली एक महान स्त्री रत्न थी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सावित्री ज्योतिबा फुले की। मैं अल्फिया शमीम सत्तार प्रस्तुत करने जा रही हूँ एक पत्री प्रयोग। मैं सावित्री बोल रही हूँ। जी हाँ, मैं सावित्री ज्योतिबा फुले बोल रही हूँ। मैं सावित्री ज्योतिबा फुले। नायगांव मेरा मायका। इसी नायगांव में मेरा जन्म हुआ। तारीख थी 3 जनवरी 1831। मेरी माँ लक्ष्मीबाई और पिताजी खंडोजी देव से। इन दोनों की मैं पहली कन्या थी। मेरे पिताजी गांव के मुखिया थे। गांव में सभी लोग उन्हें बड़ा ही मानते थे। मेरे पिता की जबान को लोग महत्व देते थे। हमारा नायगांव में बहुत बड़ा मकान है। घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। घर में मैं सबकी लाडली। आखिर होगी क्यों नहीं, पहली बेटी जो ठहरी। जैसे जैसे दिन ढल रहे थे वैसे वैसे मैं बड़ी हो रही थी। ऐसे में 1840 साल शुरू हुआ। मैं 9 साल की हुई। उस जमाने में लड़की 9 साल की मतलब बहुत बड़ी। मेरे शादी की बात शुरू हुई। लड़का देखने का काम शुरू हुआ। तभी ऐसा मालूम हुआ कि पूना के गोविंदराव फुले का लड़का शादी के लायक है। उसका नाम ज्योतिबा। उनकी माता चिमनाबाई बचपन में ही मर गई, पर बुआ समुनाबाई ने उन्हें छोटे से बड़ा किया था। और लड़का पढ़ा लिखा है, अभी भी पढ़ रहा है। फिर क्या, हमारे घर में बातचीत शुरू हुई। मेरे पिताजी ने ज्योतिबा को देखा, लड़का पसंद आया, शादी पक्की हुई। शादी नायगांव में बड़े धूमधाम से संपन्न हुई। अब ना मैं फुले परिवार की बहू हूँ और आ गई रहने के लिए पूना। घर में आकर देखा तो जाना घर के सारी ओर किताबें ही किताबें। सामने किताबें, पीछे किताबें, बाजू में किताबें। अरे सावित्री, आदमी क्या किताबें ही खाता है क्या? मैं ना उन्हें शेठ जी बुलाया। शेठ जी का स्कूल में एक ब्राह्मण दोस्त था। उसकी शादी थी, इसलिए उसने शेठ जी को भी बुलाया था। अब दोस्त की शादी है, इसलिए शेठ जी में मस्त सज धज के बारात में आगे चल रहे थे। पर ये बात क्या सनातनी लोगों को पसंद नहीं आई। उसमें से एक सनातन कहने लगा, अरे देखो वो माली का लड़का कैसे बारात में आगे चल रहा है। उसको बोलो हमारे पीछे से आए। 4 किताबें क्या पढ़ ली, हमारी बराबरी करने लगा क्या? बातों से मानता है तो ठीक, नहीं तो धक्के मार के बाहर निकालो। शेठ जी ने बात सुन ली। उनका चेहरा झट से उतर गया। वे गुस्से से लाल हो गए और सीधा घर आए। घर आकर वो खुद से ही सवाल जवाब करने लगे। ये जात पात की झंझट किसने शुरू की? ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ ये किसने शुरू किए? किसने तय किया? हम कनिष्ठ क्यों? मनुष्य जन्म से ही ऊंचा नीचा कैसे हो सकता है? सोच सोच कर उनका माथा ठनकने लगा। फिर उन्होंने तय किया, इस जात नाम के शैतान को गाड़ देना होगा। लोगों को सत्य धर्म के बारे में बताना होगा और इसलिए हमें भी शिक्षित होना होगा और औरों को भी शिक्षित करना होगा। एक दिन ना मैं ऐसे ही रोज की तरफ पानी भर रही थी। इतने में शेठ जी आए लकड़ी लेकर। थर कांपने लगी। वो क्या था ना, मैंने उस जमाने में सुना था कि औरतों को आदमी मारते हैं। ये आए और कहने लगे, सावित्री सावित्री, मुझे लगता है कि आपने अभी पढ़ना लिखना चाहिए। वैसे मैं बोली, देखिए आप मुझे 4 रोटी बनाने के लिए कहेंगे तो मैं झट से बना दूंगी, पर ये पढ़ना लिखना मेरे बस की बात नहीं है। तो वे बोले, साऊ मैं समझ सकता हूँ, पर हमारे समाज को शिक्षा की जरूरत है और इसलिए हमें खुद से शुरुआत करनी होगी। आप कोशिश तो कीजिए। और उस दिन से शेठ जी मुझे पढ़ाने लगे। आम के पेड़ के नीचे बैठकर शेठ जी जमीन पर अक्षर लिखते थे, मैं उस पर गिराती थी।
धीरे धीरे मैं शब्दों को पहचानने लगी, फिर वाक्य पढ़ने लगी। पढ़ने लिखने से मुझे खुशी मिलने लगी, इतनी खुशी कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। ज्ञान की रोशनी मेरी जिंदगी में आ चुकी थी। समाज में जो भेद है उसे अगर नष्ट करना है तो ज्ञान के अलावा कोई और पर्याय नहीं है। जब तक औरतें पढ़ लिख कर आगे नहीं बढ़ती तब तक समाज प्रगति नहीं करेगा। ये हम दोनों को भी समझ आ चुका था। हमने फैसला लिया कि लड़कियों के लिए पहली स्कूल खोलेंगे और इस तरह 1 जनवरी 1848 में हमने लड़कियों के लिए भारत की पहली स्कूल खोली। पहले दिन स्कूल में सिर्फ 6 ही लड़कियां थी। हम घर घर जाकर लोगों को शिक्षा का महत्व बताते थे। तब कहीं जाकर 6 लड़कियां मिली थी। शेठ जी उन्हें पढ़ाने लगे, पर उस जमाने में एक आदमी ने लड़कियों को पढ़ाना मतलब महापाप समझा जाता था। फिर शेठ जी ने मुझे ये जिम्मेदारी दी, मैंने ये जिम्मेदारी स्वीकार की। अब लड़कियां पढ़ने लगी और उस जमाने की सनातन भड़क गई। उनका चिल्लाना शुरू हुआ, कहने लगे धर्म संकट में है, संस्कृति कलंकित की जा रही है। औरतें अगर पढ़ लिख कर होशियार बन गई तो मर्दों के सिर पर नाच नाचेगी नाच। पर मैं क्या डरी नहीं, उस भेड़ेवाड़े तक चलते जाती थी। रास्ते से जाते समय लोग मुझ पर पत्थर फेंकते थे, मुझ पर गोबर फेंकते थे, मुझे गालियां देते थे। मैं उन सबसे बस इतना ही कहती थी, देखो मैं तुम्हारे माँ बहनों को पढ़ाने का एक अच्छा काम करती हूँ, इसलिए तुम मुझ पर पत्थरों की नहीं बल्कि फूलों की बारिश करते हो, ऐसा मैं समझती हूँ। पर फिर भी ये गंदगी डालने का काम क्या बंद नहीं हुआ। फिर मैं साथ में 2 साड़ियां ले जाती थी। स्कूल में जाकर गंदी साड़ी बदलती थी, साफ सुथरी साड़ी पहनती थी, लड़कियों को पढ़ाती थी, फिर घर लौटती थी। एक दिन रोज की तरह मैं स्कूल जा रही थी। इतने में एक आदमी आया, उसने मेरा रास्ता ही रोका, कहने लगा, सावित्री कहाँ जा रही हो? स्कूल जा रही हो ना? ये जो तू हमारी लड़कियों को बिगाड़ रही है ना वो बंद कर। ये भ्रष्टाचार जो कर रही है ना उसे तू बंद कर, नहीं तो मैं रास्ते में तुझे बेइज्जत करूंगा। मैं थोड़ा सख्त रह गई और आगे होकर उसे 2 थप्पड़ लगा दिए। उस थप्पड़ की गूंज इतनी थी कि देखने वाले हर एक इंसान के कानों में वो गूंज रही थी। आज तक के इतिहास में आदमियों ने औरतों को मारा था, और आज एक औरत ने एक आदमी को 2 थप्पड़ दिए। ये बात पूना के रास्ते में भरे दिन सारे लोगों के सामने हुई। फिर वो आदमी भी कहने लगा, औरत मारती भी है। फिर क्या, उस दिन तो सारे लोग मुझे डरने लगे, कहने लगे या औरत नहीं शेरनी है शेरनी। ये बात हवा जैसी पूरे पुणे में फैल गई। फिर क्या होगा, सनातनी लोग आ गए हमारे घर, मेरे ससुर को कहने लगे, गोविंद राव, अरे ओ गोविंद राव, तुझे पता है तेरा लड़का क्या कर रहा है? अरे उसने संस्कृति को कलंकित किया है, भ्रष्टाचार लगा रखा है। वो ज्योतिबा एक नालायक निकला, पर उसकी पत्नी भी उसे साथ दे रही है। ये जो तेरा काम चल रहा है ना तेरे घर पर, वो तू रोक दे, नहीं तो हम तुझे और तेरे परिवार को बहिष्कृत कर देंगे। बहिष्कृत करने के डर से मेरे ससुर चिढ़ गए। उन्होंने शिव जी को बुलाया, कहने लगे, ज्योति क्या लगा रखा है तूने? आज तेरी वजह से हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। पता है तुझे, इस घर में अगर रहना है तो स्कूल बंद करनी पड़ेगी, नहीं तो चलता है यहाँ से। शिव जी निकल गए बाहर, मैं भी उनके पीछे पीछे गई। 2 जोड़ों में हम पुणे के गंजपेट में आए। उधर उस्मान शेख नाम के दोस्त ने उसके घर पर 2 कमरों की जगह दी। हम चुप नहीं बैठे, हम
फिर से हम अपने कार्य की ओर बढ़े। सन 1848 से सन 1851 इन 4 वर्षों में हमने लड़कियों और महिलाओं के लिए 18 स्कूल खोले। अब इन स्कूल में सिखाएगा कौन? ऐसे समय शेठ जी की जो बुआ थी सगुना बाई और फातिमा भी शेख, इन दोनों ने ये जिम्मेदारी दी। हमारे बुरे समय में उस्मान शेख और फातिमा भी शेख, इन दोनों ने ही हमें बहुत साथ दिया, इसीलिए हम हमारा कार्य आगे बढ़ा सके। शेठ जी का एक ब्राह्मण दोस्त था। उसके घर पर काशीबाई नाम की एक विधवा काम वाली थी। पड़ोस के एक शास्त्री बुआ ने उसे फंसाया और वो गर्भवती रह गई। गर्भपात की सारी कोशिशें नाकामयाब होने पर उसने प्यार से बच्चे को जन्म दिया, पर समाज की डर से उसने उस बच्चे को कुएं में फेंक दिया। जब ये बात पुलिस को पता चली तो काशीबाई को जन्मठेप की सजा मिली। ये सुनते ही हमने तुरंत हमारे घर पर बाल हत्या प्रतिबंधक गृह शुरू किया। अगर किसी विधवा के साथ दुष्कर्म हुआ है, उसे प्रतंबित किया गया है और वो गर्भवती है, तो वो हमारे यहाँ आकर बच्चे को जन्म दे सकती है। उसके बाद बच्चा ले जाया जाए या यहाँ रखा जाए, ये पूर्णतः उसका निर्णय होगा। जच्चा और बच्चा दोनों की देखरेख ये अनाथ आश्रम करेगा। ऐसी खबर हमने पूना में जगह जगह लगा दी। कई जगह से ब्राह्मण विधवा महिलाएं हमारे यहाँ आने लगी। मैंने उन सब की सेवा की। हमारे निवाले से निवाला हमने उन्हें दिया। हमारे आंगन में 100-150 बच्चे खेलने लगे, कूदने लगे। एक बार ऐसी ही दूसरी काशीबाई हमारे आई थी। उसने एक बच्चे को, एक लड़के को जन्म दिया, जिसे हमने गोद लिया। उसका नाम यशवंत रखा। उसे पढ़ाकर डॉक्टर किया। उस जमाने में विधवा स्त्री अगर सती नहीं गई तो उसे अपना जीवन कठोरता से व्यतीत करना पड़ता था। उसके बाल निकालकर उसे विद्रुप किया जाता था। ये थी केशवपन की रीत। इस रीत को बंद कराने के लिए हमने पुना के सारे नावियों को एकत्रित कर एक हड़ताल की। ये हड़ताल भारत के इतिहास की सबसे बड़ी हड़ताल थी, जो कई दिनों तक चली। फिर कहीं जाकर केशवपन की रीत बंद हो गई। पानी, जो हमारे जीवन का आधार है, उस जमाने में ये पानी सभी को मिलता था, यहाँ तक के जानवर को भी। पर अछूतों को ये पानी नहीं मिलता था। एक दिन शेठ जी रास्ते से जा रहे थे। इतने में उन्होंने एक आवाज सुनी, पानी दे भाई, पानी। घर में पानी का एक बूंद भी नहीं है। पानी, पानी दो ना। एक बूढ़ी औरत पानी के लिए तरस रही थी, पर उसे पानी नहीं मिल रहा था। शेठ जी उन्हें हमारे यहाँ ले आए। हमारे कुआं में से पानी निकालकर उन्हें दिया। कुआं सबके लिए खोल दिया। सभी ने पानी पिया। उन्होंने हमें दुआएं दी। अक्सर मैं मेरी सहेलियों को देखती थी। उनके पति उन्हें मारते थे, पीटते थे, पर शेठ जी ने कभी ऐसा नहीं किया। दूसरे पति पत्नी और हम दोनों में ये जो फर्क था, ये मुझे हमेशा पता चलता था कि शेठ जी मुझे सम्मान देते हैं। वो मुझे एक भोग वस्तु नहीं, बल्कि एक मनुष्य की तरह देखते हैं, और इस बात की मुझे बहुत खुशी थी। लोगों को सत्य धर्म के बारे में बताने के लिए हमने सन 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। लोगों को सत्य धर्म की ओर ले जाने का यह पहला कदम था। अलग अलग कामों में हम दिन भर व्यस्त रहते थे। कभी मांगे, कभी आंदोलन, कभी बस्ती गृह, कभी अनाथ आश्रम। ऐसे कई कामों में हम व्यस्त रहते थे, पर फिर भी घर आने पर हम दोनों ही किताबें लिखते बैठते थे, ताकि आने वाले प्रत्येक पीढ़ी को सच्चा इतिहास पता चल सके, समस्या पता चल सके, और उनसे वे जवाब ढूंढ पाए। तो उसकी तरह शेठ जी एक दिन किताब लिखते बैठे थे। अचानक उनके शरीर का दायां हिस्सा ढीला पड़ गया। उन्होंने मुझे कलम बाएं हाथ में रखने को कहा।
बाएं हाथ से लिखकर उन्होंने किताब पूरी की। ये पैरालिसिस की बीमारी दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही थी और ऐसे में ही 28 नवंबर 1890 का काला दिन आया। उस दिन शेठ जी की आवाज कम होने लगी। वे अस्पष्ट बोलने लगे, कहने लगे, सावित्री, साऊ, मेरे जाने के बाद भी तुम ये कार्य शुरू रखना। सत्य शोधक समाज को खूब आगे ले जाना। साऊ और उनके साथ रुक गई। जेठ जी की आखिरी इच्छा थी कि उन्हें मिट्टी में गाड़ दिया जाए, पर कारपोरेशन ने अनुमति नहीं दी। उन्होंने इसके लिए घर के पीछे एक खड्डा भी खोद रखा था। कारपोरेशन के कारण हमें उन पर अग्नि संस्कार करने पड़े। यशवंत ने जब मटका उठाया तो मेरे जेठ बीच में आ गए, कहने लगे, रुक जा यशवंता, सावित्री, तूने यशवंत को जन्म नहीं दिया है, इसलिए यशवंत को मटका उठाने का अधिकार नहीं है। मैंने यशवंत को पीछे किया और खुद उस मटके को उठाकर उस अंत्ययात्री के आगे चलने लगी। भारत के इतिहास की मैं पहली स्त्री थी जिसने पार्थिव को मुखाग्नि दिया था। मैं उन अस्थियों को घर लेकर आई, उस खड्डे में गाड़ दी, उस पर एक पौधा लगाया। मैं रोते बैठी नहीं, मैं फिर से अपने कार्य में बढ़ी। मुक्ता सारंगी, जिसने मां भारत के अत्याचारों के बारे में निबंध लिखा, ये हमारी छात्रा थी। स्त्री पुरुष तुलना लिखने वाली ताराबाई शिंदे, पहली महिला संपादिका तानूबाई पिर्जे, ये सारी हमारी छात्राएं थी। हमारे जमाने में कई समाज सुधारक उद्धारक थे, पर किसी ने भी जो जड़ थी उस स्त्री शिक्षा के प्रश्न को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं की। शेठ जी को याद कर मुझे बड़ा ही फक्र महसूस होता है, क्योंकि शेठ जी वो इंसान थे जिसने न केवल इस जड़ को जाना बल्कि स्त्री शिक्षा की पहल की, शुरुआत की। 1897 में प्लेग नामक महामारी आई। कई लोग मरने लगे। मैंने यशवंत को बुला लिया, उसे दवाखाना बनाकर दिया। मैं खुद रोगियों को दवाखाने में भर्ती कराती थी, उनकी सेवा करती थी। ऐसे में 10 मार्च 1897 के दिन मुझे पता चला कि मुंडवा गांव के बाहर महारवाड़े में पांडुरंग नाम के लड़के को प्लेग हुआ है। ये सुनते ही मैं बाहर दौड़ी, बच्चे को गोद में उठाया और पीछे मुड़ी तो मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मेरे पैर उठना बंद हो गए, मेरा शरीर तप रहा था। यशवंता, यशवंता, इस बच्चे को कोई यशवंता के दवाखाने में ले जाएगा क्या? आप में से कोई आगे आएगा क्या? यशवंता, इस बच्चे को। गई ज्योतिबा की जोत गई, पर वो बुझी नहीं। आज भी मशाल बनकर वो आज की बेटियों के दिल और दिमाग में दहक रही है। आज सावित्री माई फुले के बारे में बताना पड़ रहा है, क्योंकि आज की स्त्री पढ़ लिख कर साक्षर बन गई। उसने सत्यवान की सावित्री को जाना, लेकिन ज्योतिबा की सावित्री को जानना भूल गई। आज सावित्री माई को विशिष्ट जाति में बांटा जा रहा है, पर नहीं, उन्होंने जो कार्य किया था वो सभी महिलाओं के लिए किया था। इसीलिए आज के हर एक औरत का ये फर्ज बनता है कि वो सावित्री माई को जाने और उनके गुणों को अपनाए और प्रगति करे। इसी में भारत का कल छिपा है। धन्यवाद।